अस्सलाम स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज से इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट होगी। प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। शबी, थैंक यू। अच्छा जी, आज हमारा पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हम बड़ी सीक्वेंस से काम करेंगे, हमारी अप्रोच बहुत ही इंशाल्लाह आपको लॉजिकल नजर आएगी। हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करता नजर आ रहा होगा। तो आज हम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करें। अच्छा, एक और चीज ये कि जब भी टॉपिक स्टार्ट कराया जाएगा तो एक बात पूरे सेशन में इंश्योर की जाएगी, पूरे सेशन में, सिर्फ आज नहीं, सिर्फ अगले टॉपिक में नहीं, सिर्फ शुरू के टॉपिक में नहीं, वो ये कि आपको अज्यूम किया जाएगा कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, उसके पीछे दो लॉजिक्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है, कुछ लोग, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एमएफए नहीं पढ़ा होता, कॉस्टिंग पुरानी स्कीम के होते हैं, या जिन्होंने एमएफए पढ़ा होता है 6 महीने साल होते हैं, रस्टी होते हैं। तो हम चाहते हैं हर बंदा एक लेवल पे रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई एक और बात ये कि जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारी बेस बहुत स्ट्रांग बनती है, बेस बहुत स्ट्रांग बनती है। तो मैं चाहता हूँ हमारी बेस बहुत स्ट्रांग बने, क्योंकि हमें बहुत एक्सट्रीम तक जाना है, डिफिकल्ट तरीन लेवल तक जाना है। ठीक है जी। तो इस अजम्पशन से स्टार्ट किया जाता है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसलिए शुरू के लेक्चर में आपको अगर चीजें समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, वो समझे आपकी बेस को स्ट्रांग किया जा रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे, अप्रेजल किसे कहते हैं? व्हाट इज अप्रेजल? इन्वेस्टमेंट में बाद में बात करता हूँ। अप्रेजल अंग्रेजी का वर्ड है, अगर आप गूगल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसका मीनिंग, तो क्या होता है ये? कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब होता है सर प्रमोशन हो जाएगी, इसका मतलब होता है कि हमारी जॉब में इंक्रीमेंट आ जाएगा। नहीं यार, वो अप्रेजल के बाद होता है, वो जॉब अप्रेजल अलग चीज होती है। बिल्कुल सही कहा अक्सर ने, सही कह रहे हैं रोहन, कि बिल्कुल सही कहा फखर अब्बास ने कि अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, अप्रेजल का मतलब होता है एवेल्युएशन, अप्रेजल का मतलब होता है, ठीक है जी, टेस्ट। उर्दू में कहते हैं अप्रेजल को जांचना। उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, मतलब लिखने में, बोलने में तो बहुत अच्छी है। जांचना, टेस्ट करना, इवेल्युएट करना। आईकैप भी आपको इवेल्युएट करता है, आईकैप भी आपको अप्रेज करता है। तो हम अप्रेज कर रहे हैं किस चीज को? हम अप्रेज कर रहे हैं किस चीज को? हम अप्रेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को क्यों अप्रेज कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को क्यों जांच रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को क्यों इवेल्युएट किया जा रहा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इन्वेस्टमेंट के साथ दो इशूज हैं एटलीस्ट। एक इन्वेस्टमेंट के साथ इशू ये है कि ये ह्यूज मनी इन्वॉल्व, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट की कोई एग्जांपल क्या हम ऑल पर करें, लॉन्च करें या ना करें? एंग्रो की एग्जांपल लेना, बहुत पुरानी एग्जांपल है मगर ऑब्वियसली रेलेवेंट है। सही है, क्या हम जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करें ना करें, क्या हम नया प्लांट खरीदे नहीं खरीदे, क्या हम बांग्लादेश में जाके जो है काम करें ना करें, क्या हम श्रीलंका में जाके अपना प्लांट लगाएं ना लगाएं, हाँ, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है। क्या हम जल्दी गाड़ी रिप्लेस करें या ना करें, क्या हम जो है वो क्या कहते हैं एक बिजनेस को एक्वायर करें या ना करें, ये मैं पूरा बीएफडी का बता रहा हूँ आपको। तो इन्वेस्टमेंट में इन सारी बातों में बहुत पैसा लगता है। कॉलपर का लगाना, मिल्क का प्लांट लगाना आसान थोड़ी है यार, बहुत पैसे चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। तो एक तो ह्यूज मनी इन्वॉल्व, पैसा बहुत चाहिए भाई इसमें। ठीक है। और दूसरा एक और मसला इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि आप में लॉन्ग टाइम फ्रेम, एक लंबे अरसे के लिए होता है, ये 1-2 साल की कहानी नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब आप ये ध्यान में रखें कि आपको लंबा अरसा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताएं, जब इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या आंख बंद करके की जाए, क्या ब्लाइंडली की जाए, क्या दोस्त के कहने पे की जाए, क्या यारी दोस्ती में की जाए? एब्सोल्युटली नॉट, यही डायलॉग था ना भाई। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले अप्रेज करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे, पहले इसको जांचेंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट हमें अपनी फेवर में नजर आएगा, एस्टिमेशन हमारे काम की होगी, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन कर लेंगे। बिल्कुल, दोस्त को भी लेके आएंगे बीएफडी में, बोलेंगे बेटा बीएफडी पढ़े आप, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सही कहा रोहन आपने, ये दोस्त हमारा कैब से हमारे साथ है। खैर, तो इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को जांचने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, तो बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है कि हम क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट को चेक करें, हम इन्वेस्टमेंट को टेस्ट करें।
हम इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करें, हम इन्वेस्टमेंट को जांच लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके नहीं की जा सकती, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। अब इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने की टेक्निक जो सुन ले, मेन चार है, वैसे तो और भी है मगर मेन चार टेक्निक सुन ले। इसके टूल क्या है, इसकी यार्ड स्टिक क्या है। एक है इसमें ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम अभी थोड़ी देर में बात शुरू करने वाले हैं। पेपर में कम आता है मगर हमें पता होना चाहिए। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी साथ साथ कवर करेंगे। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, यस बिल्कुल मेंटेन करना है। और सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस होगी जी, बिल्कुल बाद में होगी, मगर अभी फिलहाल कौन से बनाने के लिए हमारे लिए सॉफ्टवेयर इतना फ्रेंडली नहीं है जैसे बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे होगी पे बैक टेक्निक, पे बैक पीरियड। जब MFA में उन्होंने जो है वो और जो कैफ का वो है उसमें इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद हम आएंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। सर ये तो हमें पढ़ा हुआ है, क्यों वापस क्यों पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको बताया वापस पढ़ाना पड़ेगा। रिकॉल भी करना है, बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आगे ये टॉपिक बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग का टॉपिक जो है वो एडवांस में भी हेल्प करेगा, फिर बैक में भी हेल्प करेगा, इनफैक्ट मर्जर एक्विजिशन में भी जाएगा, तो तकरीबन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, ये चार मेन टेक्निक है। इसके अलावा भी डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक एक होती है, और MIRR एक टेक्निक होती है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाद में पढ़ेंगे। डिस्काउंटेड पेबैक जो है वो इतनी मुश्किल टेक्निक नहीं है, साथ साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, आपने बचपन में एक रेशियो का नाम सुना होगा, सबसे पूछेंगे, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे यार। अच्छा पता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जो पार्टिसिपेशन है ना, ये हमारे सेशंस की जान है। जो लोग लाइव में आते हैं उनके लिए तो है ही एक इंटरटेनिंग फैक्टर, कि आप, मैं सवाल करूंगा, आप चैट के थ्रू जवाब देंगे, तो एक एक जैसे कहते हैं ना कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हो जाती है। और जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करते हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग है, कि इसमें फायदा ही हो जाता है कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में, कि लाइव क्लास में जो स्टूडेंट ने सवाल किए होते हैं ना, वो आपके अच्छी वैरायटी के किए होते हैं, और स्टूडेंट के सवालों से आपके अपने सवाल भी क्लियर हो जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। बाकी मैंने अपना नंबर पहले भी दिया था, मैं आज वापस दे रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लें। अगर कोई क्वेरी होती है लेक्चर में, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। लाइव वालों तो अभी मुझसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, ठीक है। ये नंबर मेरा जो है पर्सनल नंबर, एक ही नंबर में रखता हूँ भाई, ठीक है। तो इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह जो है विद इन रीजनेबल टाइम रिस्पॉन्ड करता रहूँगा, करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो ये नंबर नोट कर लें, किसी को कोई क्वेरी है, कुछ भी है, एडमिन से कनेक्ट कराना है, कुछ भी मसला हो, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, मेरा अपना नंबर है। अच्छा, अब मैं क्या कहता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। यार आपने एक रेशियो सुना होगा बचपन में, ROCE, नाम सुना है ROCE का। व्हाट इज ROCE? कौन सा रेशियो है भाई, हमारा कौन सा रेशियो है ये? हम्म, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी, सही कह रहे हैं। फखर अब्बास, इरशाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोहन बिल्कुल सही कह रहे हैं, अक्सा, इकरा जमाल, सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो फॉर्मूला बताएंगे इसका मुझे। ROCE का फॉर्मूला हमारा का था। जी, सिमिलर है, ये सेम नहीं है, सिमिलर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यही था फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, जो ARR है ना, ARR, सिमिलर बट नॉट सेम। क्या लिखा, सिमिलर है बट नॉट सेम टू ROCE। ROCE का रिश्तेदार है, ROCE का कजन है, ROCE की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर ROCE नहीं है। अच्छा, ARR का फॉर्मूला क्या, ये आप नोट भी करते जा रहे हैं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मैं अभी आपको नोट करने का टाइम भी दूंगा।
ठीक है ना, मैं आपको एक नोट करने का भी टाइम भी दूंगा। ARR का फॉर्मूला सुन लें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। बड़े दिल से ये पेपर पढ़ाया जाता है भाई, मेहनत भी करनी है आप लोगों ने। समझ में आई बात? लाइव वाले हजरात आपसे ही बात हो रही है और रिकॉर्डेड वाले हजरात आपसे ही बात हो रही है कि पूरे सेशन में थ्रू आउट मेहनत करनी है, और कहीं मसला आता है तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है जो मैंने अभी स्क्रीन पे शो कर दिया था। खैर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अच्छा, अब ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा होता है? ये एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है, ये मैं कहीं लिख भी दूंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकालते हैं? बाबर आजम का एवरेज कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? बिल्कुल, प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, जितने सालों के प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 ऑन ईयर एन तक के जो प्रॉफिट्स हैं, जितने सालों का आप काम कर रहे हैं उधर तक के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अगर 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे, 4 साल के प्रॉफिट है तो 4 साल से डिवाइड कर देंगे, 10 साल के प्रॉफिट है तो 10 साल से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, वेरी गुड सर। क्रिकेटर का एवरेज निकालते हैं तो जितने रन है उसको डिवाइड कर लें नंबर ऑफ इनिंग्स से, एक्टिव इनिंग्स है, वो नॉट आउट वॉट आउट की इनिंग को हटा देते हैं। ठीक है ना, अगर आप क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होगी। खैर, बाकी ये है कि ये एक एवरेज निकालने का तरीका होता है, टोटल को डिवाइड कर लिया जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट के बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री कहाँ होती थी? हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कहाँ होता था भाई? एक्सेंट चेंज होता रहेगा पूरे कोर्स, वो मसला नहीं जी। सर क्या कह रहे हैं सर? एवरेज का फॉर्मूला बता दें, एवरेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो यहाँ भी ऐसा ही, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ठीक है जी, डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब सवाल, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो ओपनिंग डेट पे उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो है, ओपनिंग डेट पे जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ओपनिंग डेट पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी। अक्सर, रोहन, इरशाद, नहीं इरशाद एफएमवी नहीं बोलेंगे, ज्यादा बेहतर बात करें तो कॉस्ट। अगर हम अकाउंटिंग एंगल से बात करें तो कॉस्ट के बराबर होती है। ओपनिंग डेट पे ओपनिंग डेट पे जो हमारे एसेट की वैल्यू होती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना। और जो क्लोजिंग डेट होती है, क्लोजिंग 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 इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट पे जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? क्लोजिंग डेट पे अगर मैं एसेट की वैल्यू को बात करूं तो क्लोजिंग डेट पे एसेट की वैल्यू को क्या कहा जाता है? हमारी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हम्म नेटबुक वैल्यू नहीं, नहीं, क्लोजिंग डेट पे। अगर मुझे एसेट की असल वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग डेट पे एसेट की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? रोहन ने सही कहा, रेसिडुअल वैल्यू। अक्सा ने सही कहा स्क्रैप वैल्यू, अली ने सही कहा स्क्रैप वैल्यू, इरशाद ने सही कहा रेसिडुअल वैल्यू, बिल्कुल सैलवेज वैल्यू भी कहते हैं, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। कहाँ कह सकते हैं? रेसिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो रेसिडुअल वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? तो अब फॉर्मूला क्या बन गया एवरेज इन्वेस्टमेंट का? मैं वापस रिपीट करूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, रिपीट बहुत दफा होगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट, ठीक है, प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर रेसिडुअल वैल्यू तो माइनस होती है। नहीं। हाँ,
जो हमारी रेसिडुअल वैल्यू होती है तो माइनस होती है, याद आ रहा है किसी को वो? मगर उस वक्त होती है जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन से, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, cost minus scrap value divided by useful life. The purpose was to calculate depreciation. Here we are not concerned about depreciation. Here we are concerned about average investment, which is opening plus closing divided by 2. वो डेप्रिसिएशन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ना हो कि मिक्सअप होना शुरू हो जाए, ये ना हो कि मर्जिंग होनी शुरू हो जाए इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, जहां मर्जिंग करनी है टॉपिक की वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, क्लियर है बात? हमें ये प्लस लोगों को कंफ्यूज करता है, इस प्लस पे हमने बात कर ली कि प्लस की जगह माइनस कर दिया तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड होता है, वो 2 से भी डिवाइड नहीं होता, वो भी एक गेम है। ठीक है जी, तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बता दिया और मैंने आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी बता दिया। एक और होता है, एक एडवांस चीज बता रहा हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट का, अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इसको नोट करके रख लेंगे, ये अभी हम डिटेल में नहीं समझेंगे इसको, बस इसको नोट करके रख लेंगे ताकि जब आगे जाके इस पर बात आएगी तो आपको परेशानी ना हो। एक और फॉर्मूला भी होता है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू, ये तो वही फॉर्मूला था जो हमने ऊपर देखा, डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक चीज होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमने बहुत दफा देखा है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वर्किंग कैपिटल का रोल क्या है ये हमारा आज नहीं, मेरे ख्याल से कल की क्लास में इंशाल्लाह खुल के सामने आ जाएगा। तो अगर वर्किंग कैपिटल गिवन होगा तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, इस पर डिवाइड बाय 2 नहीं है, मगर वर्किंग कैपिटल को भी थोड़ा सीक्रेट रहने दें, थोड़ी देर बाद मतलब कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। तो नोट करें जल्दी से, शाबाश। तो मैं चाहूंगा जरा इसको तरीके से नोट करें, चाहिए जो प्रॉफिट होता है ये कौन सा प्रॉफिट होता है ये ध्यान में रहे, ये प्रॉफिट जो होता है ये नेट प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का अच्छा यहाँ पे आप देखें कौन सा प्रॉफिट था हमारे पास, इधर कौन सा प्रॉफिट है, इधर इधर इथे इथे ROC की जब बात हो रही थी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ROC की जब बात हो रही थी तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मगर जब इसकी बात हो रही है, ARR की बात हो रही है, जब ARR की बात हो रही है तो कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। ये नहीं हो गया बोलो सर आपने तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा था, अब आप इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कर रहे, क्या ये खुला तजाद है? तो मैं कहूंगा नहीं है खुला तजाद भाई, दोनों की टेक्निक अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों की टेक्निक अलग अलग है, वो एक अलग टेक्निक है, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया कि सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, नॉट सेम। सिमिलर इसलिए बता दिया ताकि आपको जन्म। अच्छा ये शो क्या करता है मुझे बताएं, ये ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें भी कर लें। ARR, आपका जहन, आपकी अक्ल, आपका दिमाग क्या कहता है कि ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ARR ज्यादा हो तो अच्छी बात है या कम हो अच्छी बात है? ROC ज्यादा हो तो अच्छी बात थी या कम हो तो अच्छी बात है? एग्जैक्टली ये क्या शो करता है? इट शोज प्रॉफिटेबिलिटी। क्या शो करता है ये? हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है ना, क्या दिखाता है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो शुड बी हायर। ठीक है जी, चलें अब आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक कोलेस्ट्रेशन करवाऊंगा, वहां पे मैं आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देता हूँ। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा क्विज, इसी की बेस पे जो बातें आपने समझी अभी मेरे साथ उन बातों को अप्लाई करने का टाइम आएगा, मगर पहले आप नोट कर लें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये रजिस्टर आपका एसेट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको आखिरी दिनों में बहुत पता चलेगी जब आप रिवीजन करने जाएंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या करें। लास्ट डे आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे सर मैं FFR का पेपर देके आया हूँ, कल मेरा BFD का पेपर है, मैं क्या करूँ? तो वहां मैं आपको कहूंगा अब आपका रजिस्टर ही है जो आपको जो है रिवाइज करना होगा, नथिंग एल्स। तो ये रजिस्टर आपका एसेट है, मैं वापस कह रहा हूँ, प्लीज ये बातें अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ये मैं अपने तजुर्बे की बेस कर रहा हूँ, 17 साल तजुर्बा जो टीचिंग का है, 9 साल तजुर्बा जो अलहमदुलिल्लाह CA फाइनल का है। ठीक है, तो उसकी बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये रजिस्टर जो है ना इसका कोई नेमो बदल नहीं है। ऑनलाइन बिल्कुल हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं कराऊंगा, मैंने कराई भी ऑलरेडी, पोर्टल भी दिखाया भी था लास्ट टाइम। मगर आप रजिस्टर को अगर रेप्लीकेट करने की बात कर रहे हो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट विल नॉट बी अ वाइज आइडिया एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, इसको नोट करो जल्दी से, क्विकली क्विकली जल्दी नोट करें। मैं रिकॉर्डिंग नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है भाई, वीडियो पॉज करके पहले रिकॉर्ड कर लें, फिर मैं आपको एक क्विज छोटा सा दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड ताकि आपको अप्लाई करना आए। जितना आपका पार्टिसिपेशन होगा उतना जो है वो पेपर में आसानी होगी। सर ये कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर क्या पुराने होते हैं? जी पुराने होते हैं। एक अभी यार आजकल मसला ये हो गया, अभी तुम लोग आज की क्लास में भी देख रहे हो कि लोग ना रिकॉर्डेड पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और लाइव क्लास में कम आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एनरोलमेंट जो है वो अच्छी खासी है अभी तक, आज की डेट तक, और इनफेक्ट पहले सेशन से पहले भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी, मगर आप देखते हैं लाइव क्लास में लोगों का रुझान नहीं है ना। आज भी लाइव क्लास में आप देखो काफ़ी लोग कम आए एज कम्पेयर टू जो हमारी पहली इंट्रो सेशन हुआ था।
तो ठीक है, हम मजबूर नहीं कर सकते, एक फैसिलिटी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 2 स्टूडेंट्स का मेरिट भी आई सी इतना ऑनलाइन पढ़ के दिसंबर 22 और दिसंबर 21 में, तो हम इस प्रोसेस को तो चले नहीं कर सकते ना, इस प्रोसेस को हमें लेके चलना है आगे। बट मेरा आपसे एक मैं आपको अपनी मतलब एक सीक्रेट बताऊंगा, यहाँ पे एक सीक्रेट बताना चाहूंगा अपना। वो सीक्रेट ये है कि भाई जितना पुराना लेक्चर होता था ना, उसमें हमें बहुत फायदा होता था। उसमें फायदा ये होता था कि उसमें उस वक्त लाइव क्लास में काफी आवाम आती थी, मतलब जितना नंबर आज की क्लास में आए, से 3 टाइम्स ऑलमोस्ट आवाम जो है ना वो लाइव क्लास में आई होती थी। तो जब ज्यादा स्टूडेंट आते हैं लाइव क्लास में तो वो ज्यादा सवाल करते हैं, और मेरी आदत है कि मैं एक एक सवाल को रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो उससे फायदा ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता था, जो लोग नहीं आते थे उनको भी फायदा हो जाता था कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे के सारे उस लेक्चर में कवर हो जाते थे। तो उस पर आपको लेक्चर लेते हुए ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और इन केस जैसे मैं पहले भी बताया, इन केस चले यार ठीक है आपके तो नहीं, मेरा सवाल तो सर फिर भी एड्रेस नहीं हुआ, तो आपको मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, सवाल की तस्वीर शेयर कर दें और अपनी क्वेरी डिस्कस कर लें, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिस हमारी थ्रू आउट चलती है, और अब ये फीडबैक ले भी सकते हैं उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी हमसे BFD पढ़ चुके हैं। ठीक है, चले नोट कर लिया है मेरे ख्याल से, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, जल्दी नोट करें। ओके हो गया, मुझे ओके करें, चैट के थ्रू में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये बड़ा ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है ना, ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा लाइव क्लास का भी हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर आ जाता है, और ऑब्वियस सी बात है कि क्वेरीज भी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड हो जाती हैं। अच्छा आगे चलते हैं, हो गया जी ओके। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये कहानियाँ लिखी हैं आपकी आसानी के लिए, सही है। ये हैंड आउट मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से शेयर कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, नहीं हुआ तो मैं ग्रुप पे वापस शेयर कर दूंगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है, पब्लिक ग्रुप में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फ़खर जमान हमारे ओपनर हैं ODI के, क्रिकेट टीम के, तो हम ज़रा स्टार्ट करेंगे। क्रिकेटर्स के नाम को काफ़ी नज़र आएंगे। सीक्रेट ये था कि यार बस अल्लाह, सीक्रेट ये था कि जो पुराने लेक्चर होते थे ना, उनमें एक एडवांटेज हो जाता था कि ज़्यादा लोग लाइव पे आते थे ना, तो ज़्यादा क्वेरीज पूछते थे। तो ज़्यादा क्वेरीज पूछने से दो फायदे होते थे, एक तो लाइव वालों को भी फायदा हो जाता था, और इवन जो रिकॉर्डेड सुनते थे ना उनको भी फायदा हो जाता था कि उनके जहन में जो क्वेरी होती थी वो ऑलमोस्ट उस लेक्चर में क्लियर हो चुकी होती थी, और तो वो उस लेक्चर की क्वालिटी बहुत हाई लेवल की हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, और इनफैक्ट स्टूडेंट जो सोच रहा है, मैं एक एक क्वेरी को जो है वो ऑब्वियसली पढ़ रहा होता हूँ और रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ लाइव क्लास के दौरान भी, इंडिविजुअल तो अलग बात है। तो ये मैंने कहा था कि एक फायदा हो जाता है। आज की क्लास में लोग थोड़ा सा लाइव को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर ये होता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ी सी कम होती है सेशन में। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, पेपर भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, मेरा काम कॉन्सेप्ट देना था, मैंने कॉन्सेप्ट दिया। मैं आपको बिल्कुल टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आपके आंसर्स को चेक करते हुए सॉल्व करूंगा। रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा पेपर में ना कोशिश करनी है रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ें, ये मेरा एक बड़ा जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से ये रहा है, और इसकी से में बड़े मुश्किल मुश्किल सवालों में बड़ी आसानी हो जाती है कि हमारा डायरेक्शन सेट हो जाए। कह रहे कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड इट मीट्स इट टारगेट। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, देखिए मुझे एक बात शुरू में कर देनी चाहिए, आई थिंक हम आगे भी कर सकते हैं ये बात। ठीक है, ये जो टेक्निक, अच्छा मुझे बताएं दुनिया प्रॉफिट पे चलती है या कैश फ्लो पे चलती है दुनिया? हम्म, इसको भी मैं चाहूंगा यहीं पे ही नोट करें, ज्यादातर दुनिया किस पे चलती है? अच्छा देखिए, दुनिया ज्यादातर चलती है प्रॉफिटेबिलिटी पे। मगर आप मुझे एक बात बताएं, सीरियसली स्पीकिंग, असल चीज क्या है, प्रॉफिट है या कैश है? हम्म, ये तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, बट ये जो 3 टेक्निक है ना, ये 3 दे आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दे आर बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, यानी कि अभी मैं इस पे आगे जाके डिटेल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा कि असल चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कैश है, पैसा है। बड़ी लंबी लंबी बातें कर लें हम, मिलियंस बिलियंस के प्रॉफिट दिखा लें, और हमारे पास कैश ना हो तो बिजनेस सक्सेसफुल ज्यादा नहीं होता। कैश के बारे में एक वर्ड यूज होता है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वो वाला ऑब्जेक्टिव नहीं, अल्लाह माफ करे, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कि रियल चीज है, सॉलिड चीज है, टेंजिबल चीज है। प्रॉफिट के बारे में कहा जाता है प्रॉफिट सब्जेक्टिव है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दो, प्रॉफिट आगे पीछे हो जाएगा। प्रोविजन से खेल लो, प्रोविजन बना लो, प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसी प्रोविजन को अगले साल रिवर्स कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बड़ा सब्जेक्टिव है, प्रॉफिट पे ट्रस्ट करना आसान नहीं है। अकाउंटेंट्स के पास बहुत सारे टूल्स हैं, रिमोट हैं, जिसके थ्रू उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मगर कैश को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। कैश तो कैश है ना, सामने पड़ा हुआ है, काउंट कर लें, क्या होगा, ज्यादा 2 नोट कम होंगे, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। मगर कैश के बारे में कहा जाता है कि कैश से मुकरना मुश्किल है, प्रॉफिट से मुकरा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो 3 टेक्निक है, ये प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं है, कैश फ्लो पे बेस्ड है, लास्ट 2 3 4 जिस जो असल हमारा क्रक्स है, और इनमें से भी ज्यादा जो प्रैक्टिकल टेक्निक है जो पेपर में ज्यादा पूछी जाती है वो NPV है।
एनपीवी टेक्निक हमारी ज्यादा पेपर में जो है वो पूछी जा रही होती है, सबसे हैवी टेक्निक यही है। और आईआरआर भी आ रहा होता है, पे बैक पीरियड भी कभी कभार आ जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। और ये एक वाहिद टेक्निक है जो प्रॉफिट पे बेस करती है, इसीलिए हम बस शुरू में पढ़ेंगे, उसके बाद ज्यादा इस पर बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा बीएफडी का जो मिजाज है ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है ना, तो बात समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिजनेस के बाद मिलियंस ऑफ प्रॉफिट है, और अगर पैसे नहीं है उसके बाद, तो भाई ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पैसे होने चाहिए ना बिजनेस का, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो। वो अलग बात है, प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है, मैं ही आपको कैश फ्लो में रिकनसाइल कराऊंगा, प्रॉफिट से निकाल के कैफे जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, अच्छा मैं ये बात कर ली थी। अब भाई जल्दी से फखर जमान को सॉल्व कर लो, मुझे आगे बाबा आता हूँ, पता नहीं किन किन लोगों से मिलवाना है आपको यार, आज ही मिलवाना है। तो जल्दी से मुझे बता दें, ये मैंने सवाल आपकी स्क्रीन पे रख दिया है, आपके पास ARR निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई जस्ट वांट यू ऑल टू जस्ट ट्राई। इसमें एक कंफ्यूजन आएगी छोटी सी, कंफ्यूजन पेपर में भी आ सकती है, इसीलिए मैं चाहूंगा पर्सनली स्पीकिंग इसको आप तरीके से करें। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली क्विकली स्टार्ट करेंगे। इसमें कंफ्यूजन आ सकती है सर, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज हुई है या नहीं हुई। आपको जो समझ आ रहा है करें, अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। और पेपर में अजम्पशन नहीं लेनी है यार प्लीज। एक बात और, एक तो मसला हमारा ये है कि हम ना बहुत जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं। अक्सर वो गलत भी होती है assumption। दोस्त के बारे में एज्यूम कर लिया, दोस्त मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, और किसी के बारे में एज्यूम कर लिया। मतलब द पॉइंट इज के उल्टी सीधी assumption लेना ना हमारे लिए बड़ा कॉमन है। पेपर में तो मैं खास तौर पे कहूंगा, पूरे कोर्स में शायद 3 से 4 इंस्टेंसेस होंगे, पूरे कोर्स में बात कर रहा हूँ मैं, 200 घंटे के कोर्स में, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जी यहाँ assumption ले लें, वरना आपको नजर नहीं आएगा कि मैं कहीं assumption ले लूँ। अक्सर ऐसा होगा, सवाल हमें कोई ना कोई सिग्नल दे रहा होगा, हिंट दे रहा होगा, जो हम मिस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद हमें लग रहा हो कि assumption के बगैर नहीं हो सकता। मगर मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, पहले भी इंप्रूव थी। कुछ जगहों में बस लिमिटेड जगहों में assumption लेनी है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम उल्टी सीधी assumption ले लेते हैं लोगों के बारे में, और सवाल के बारे में भी नहीं लेनी है आपने, किसी के बारे में भी लेनी है। ठीक है, अच्छा गुमान रखना है। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बता दें यार, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें वो भी जरा रिकॉर्डिंग बहुत करके, और लाइव वाले भी। आंसर का सिलसिला जारी है, मगर मैं बाकी लोगों से भी चाहूंगा जल्दी से सॉल्व करें। शाबाश भैया, आंसर बता दें। बाकी लोग भी, काफी लोगों ने बता दिया है, और बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी करेंगे यार प्लीज, 1 मिनट और दे रहे हैं आपको, चलिए जल्दी से करें। शाबाश रोहन, मैं कहता हूँ सोच लो। हाँ आप सही है मेरे ख्याल से शायद तुम्हारा। ठीक है, तासीर दिया रोहन, और आप दोनों का आंसर, इरशाद आप तीनों का आंसर मुझे सही लग रहा है। आशीष कुछ गड़बड़ लग रही है, अक्सा आपका आंसर भी मुझे अब सही लग रहा है। ठीक है ठीक है, फखर अभी देखते हैं, सभी अभी देखते हैं। सभी कोई एक बताओ, सभी कोई एक बताओ अब यार, आपका दिल क्या कहता है। अच्छा भाई, पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 1000। स्क्वायर वैल्यू 50 है, वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं आएगा तो बात हो जाएगी, तो ये आ गया 525। ठीक है, इस पे सबका इत्तेफाक है, बाहमी इत्तेफाक है, इस पे सबका कॉन्सेंसस है, एवरीवन इज एग्रीड। मानूर बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से आपका भी, अभी चेक भी कर लेते हैं। 525 है ना। अच्छा अब आ जाओ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे सर फर्क ये आ रहा है, फकर तमान लिमिटेड इज इंटेंडेड टू इन्वेस्ट 1000 मिलियन 100 करोड़ रुपए इन अ न्यू प्रोजेक्ट विद स्क्रैप वैल्यू 50। टैक्स रेट इज 25%। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। 15% कम से कम हमें टारगेट रिटर्न अर्न करना है। एस्टिमेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ईयर आर एज फॉलोज, ईयर 1 2 3 4। ये प्रॉफिट में क्या टैक्स माइनस हो चुका है या नहीं हुआ है, क्या लगता है हमरे को, क्या लगता है, क्या हमारा प्रॉफिट में से टैक्स लेस हो चुका है या नहीं हुआ? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। सभी क्या करें, क्या माने इसको? बिल्कुल, यही डायलॉग मैं सुनना चाह रहा हूं। सभी ने कहा नहीं हुआ होगा तभी टैक्स रेट दिया हुआ है। अगर हम एज्यूम कर लें कि इसमें प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हुआ हुआ है, तो इस टैक्स रेट को हम कह सकते हैं ये रिडंडेंट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। तो आईकेप ने एक बात अलग से अगर बता दी, और वो भी इतने छोटे से सवाल में, छोटी सी एडजस्टमेंट में, तो ऐसा लगता है कि हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इसको जो है एडजस्ट करें, हम इसको ट्रीट करें, हम इसको कैटर करें, हम इसको इनकॉपरेट करें। मेरी बात समझ आ रही है? इसको इनकॉपरेट करने का तरीका यही है कि भाई PAT आ जाएगा इसके बाद, पैट। तो कितना हो गया? 25% 30, 31.25, 31.25। अल्हम्दुलिल्लाह जफर, इसे अल्लाह ताला का करम होता है यार। 135 डिवाइड बाई करो भाई, कितना आया? 31.75, 33.75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
नहीं नहीं, परेशान नहीं होइएगा, जितनी चीजें, इसीलिए मैं पहली क्लास से ही, पहले दिन से ही आपको इस तरह के फ्लेवर से रास्ता करा रहा हूँ कि जब आप पेपर तक जाएंगे तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, कंफ्यूज कर नहीं सकता फिर वो इंशाल्लाह में, क्योंकि हमें सब पता होगा, कॉन्फिडेंट पेपर में कॉन्फिडेंटली जाना है, वो उसी सूरत में होगा जब हमारी अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी, इस तरह की जितनी चीजें होंगी वो इंशाल्लाह हम पेपर से पहले कोशिश करेंगे मैक्सिमम करते करके जाए, ताकि पेपर में आपका कॉन्फिडेंस शेक ना हो। अभी भी देखो ना, कुछ लोगों के गलत आंसर है मगर कुछ लोग पहुंच गए, मुझे खुशी इस बात की, आज की क्लास में आप में से जितने लोग मेजोरिटी आए हो आज के सेशन में, उन सबके आंसर सही आए, पता है, माशाल्लाह। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे लग रहा था आधे लोगों के आंसर सही होंगे और आधे गलत होंगे, मगर आई ग्लैड कि यार माशाल्लाह आप लोगों जो आए हो आज, तो उसमें से मेजोरिटी ने आंसर मुझे सही बताया है, जो कि एक अच्छी बात है। 101.75, ठीक है जी। तो PAT एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 75, 90, 93.75, मेरी बात समझ आ रही है भाई? 101.75 डिवाइड बाई 4। हर चीज को बड़ा लॉजिकल तरीके से लेके चलना है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू तासीर। एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा मैं आपको, इसका मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा अभी, शॉर्टकट, क्योंकि पेपर में शॉर्टकट भी आना चाहिए ना भाई। बराबर में इसको एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं, कितना आ रहा है भाई, नहीं लिखेगा ना, वो 90 आ रहा है, 90, ओके। तो ARR आ गया कितना, कितने परसेंट बना? 17.14। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, मुझे कंफर्म करें आखिरी फाइनली, चाहे फर्स्ट टाइम आया हो सेकंड टाइम, मेरे लिखने से पहले अभी 17.14 जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आपके पास में ये आंसर पहले से कैसे आ गया था? बिल्कुल सभी में इसका शॉर्टकट बताऊंगा, वेरी गुड यार। इकरा जमाल का आ गया है, सभी का आ गया है, अक्सर मोहम्मद रऊफ का आ गया है, महानूर खालिद का सेकंड टाइम में आया है, ठीक है, नो इश्यूज। आई थिंक रोहन का आ गया था, और किस किस का आ गया था ये, इरशाद का आई गेस आ चुका था, और फखर अब्बास का भी आई गेस आ गया था मेरे ख्याल से, ऊपर मैं देख रहा हूँ। 101.25 है, नॉट 75, अच्छा सॉरी, सॉरी। ये लाइव क्लास का फायदा हो जाता है, अभी अगर रिकॉर्डेड सेशन होता तो मैं 101.75 पे पूरी क्लास खेल देता, तो ये भी कुछ फायदा हो जाता है हमें लाइव पे या लाइव की रिकॉर्डिंग में, अलहमदिल्ला यही रेक्टिफाई हो जाती है चीज़ें। अच्छा ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा अब एक और चीज़ ये कि यार अगर कोई बंदा कहता है नहीं सर मैं तो टैक्स के बगैर करा था, ऑल्टरनेट तरीका ये है, ऑल्टरनेट तरीका ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का। कि आप इसी का एवरेज निकाल लो। एक और तरीका ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का कि आप इसी का एवरेज निकाल लें, 100, 120 इसी का निकालें, क्या आ रहा है चेक करेंगे, 120 आएगा इफ आई एम नॉट, चेक करें, आई थिंक ये 120 आएगा। मगर इसमें मसला क्या है, इसमें मसला क्या है, ठीक है, इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि इसमें टैक्स माइनस नहीं होगा, तो ये बिफोर टैक्स है, तो एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? कोई मसला नहीं, ऐसे भी कर सकते, 120, 120 का 25%, ठीक है, प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स कर दें, वेरी गुड, 1 - टी का एक कॉन्सेप्ट होता है, 1 - टी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और काम भी कर सकते हैं, एरर ऐसे भी निकल सकता है, देखिएगा हाँ प्लीज, एरर ऐसे भी निकल सकता था कि आप 120 पे ही निकालते और उसको फिर 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेते। ऐसे ही मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको मजा आएगा, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, खैर टेंशन की बात नहीं, आपका आंसर पहले ही आ चुका, आप इसके आगे सोचा ही नहीं, आपका आंसर यहाँ खत्म हो चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि 120 डिवाइड बाई 525 करेंगे ना, या सबको छोड़ो, किसी का 22 पॉइंट समथिंग आया था, सभी तुम्हारा आया था ना 22 पॉइंट समथिंग, कितना आया था सभी, जब तुमने टैक्स को, वो नहीं 22.8 आया था ना सभी, तो 22.8 को जरा 0.75 से मल्टीप्लाई करते हो जरा मेरे कहने पे, एग्जैक्ट बताओ 22.8 आया था या कुछ और था? 22.86 था, तो जरा 22.86 को आप मल्टीप्लाई करें 0.75 से, 0.75 इसलिए क्योंकि 25% गवर्नमेंट ले जाएगी ना यार, गवर्नमेंट 25% टैक्स के मद में ले जाएगी, तो हमारे पास 75 बचेगा ना भाई। तो जरा आप चेक करो, आशीष चेक करो, 22.86 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, देखो कहाँ बना,
डायरेक्ट डायरेक्ट पेपर में शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ ताकि पेपर में आपको परेशानी ना हो। पेपर में टाइम का मसला आता है ना यार, तो इस तरह की चीजें ही जहां हो सकेगा मैं आपको सिखाऊंगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्सेप्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी। देख रहे हैं ये मैच हो रहा है आंसर, इस अप्रोच से भी आंसर मैच हो रहा है कि आप कुछ नहीं करें, सिंपल इसको नेट ऑफ टेक्स्ट कर दें, आखिर में टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट कर, मगर टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करना होगा वरना हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ये बातें समझ आती हैं बाकी लोगों को भी भाई, क्लियर है। देखो बीएफडी ना एक अच्छी चीज क्या है, बीएफडी क्यों मैं पढ़ाता हूँ उसकी एक वजह ये भी है कि बीएफडी में ना कोई फॉर्मेट नहीं है। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझ जैसा बंदा जो 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 फॉर्मेट की कैद में नहीं रहना चाहता, जो फॉर्मेट की कैद से आजाद रहना चाहता है, उसके लिए पेपर बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग में पढ़ाता हूँ अलहमदुलिल्लाह, कैफ लेवल उसमें भी फॉर्मेट की कैद नहीं है। एमएफए के अंदर ऑब्वियसली यही कॉस्टिंग एमएफए बीएफडी टाइप की चीजें आती हैं और एमएफए के अंदर, तो कहने का मतलब ये फॉर्मेट वाली चीजें ना आपको कैद में रखती हैं। कैद मुझे पसंद नहीं है भाई इस तरह की, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज को, 22.86 ऐसे आया था एच कासमानी के लोगों ने क्या किया था, ये अच्छा सवाल किया तुमने, कि लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने ऐसे किया, टेंशन की बात नहीं है कि उन्होंने इस वाले प्रॉफिट को 120, एच कासमानी ये क्लियर है 120 कैसे आया था, 120 उस वक्त आया था जब आपने सवाल वाले प्रॉफिट की बेस पे एवरेज निकाल लिया, सवाल वाले प्रॉफिट की बेस पे जब आपने एवरेज निकाला था तो आपका आया था 120 एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 525 एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी अनकॉन्ट्रोवर्शियल थी। तो आप इसको जरा चेक करो तो यार ये आएगा 22.86, चेक करते हो जरा एच कासमानी आप प्लीज। Are you clear this how we arrived at 22.86? Your question is absolutely fine. Obviously, we need to understand this 22.86 first before concluding, before giving any final verification. So if we use this pre-tax figures, if we use this straightforward figures of profit which were not adjusted with respect to tax, then we will be having ARR of 22.86. मैथ्स चल रही है बिल्कुल, मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है। आप मुझे कंफर्म करिए ओके है, मुझे बताइए प्लीज चैट के थ्रू ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। वापस रिपीट कर दूंगा, मसला नहीं है, अगर नहीं समझ आया मुझे बस चैट में कंफर्म कर दें। क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस 22.8 को डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर पेपर में ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी, ज्यादा रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि आप क्या करें, ज्यादा रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ें, अच्छा जी चलें, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लें, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को भी चाहे तो नोट कर लें। फिर 22.86 जिनका आया था, ठीक है, उनसे भी हमने, उनको भी रिकनसाइल करा दिया, प्रॉफिट वालों को भी रिकनसाइल करा दिया, और जो जेन्युइन चल रहे थे उनको भी हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व हुआ, फखर जमान हमारे ओपनर थे, हमने पहले सवाल कर लिया। अच्छा अब हम इसके एडवांटेज एडवांटेज पे बात कर लेते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टेक्निक। अच्छा एक बात मुझे बताएं, एआरआर का एडवांटेज क्या होगा? बहुत इसके बहुत अच्छे से एडवांटेज है, बहुत मजेदार एडवांटेज है। अच्छा अब सवाल इस तरह ना आएगा, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रिक्वायरमेंट हमने पूरी नहीं की, क्या फखर जमान को अपना रिटर्न मिल रहा है? क्या फखर जमान मीट से रिक्वायर्ड रिटर्न? जवाब दें। एक्चुअली मानूर हर बंदे की टेक्निक अलग अलग है ना, बिल्कुल। सिंस ARR ऑफ 17.14 इज हायर देन, कंक्लूजन लिखना होगा, पेपर में मार्क्स होंगे इसके। फखर जमान ठीक है जी, मीट से टारगेट रिटर्न। अच्छा ये एक अलग बहस है, दैट्स गुड एच कासमानी, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। आपका नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था ना, मैं ढूंढ रहा था आपको पार्टिसिपेशन लिस्ट में, ठीक है एच कासमानी, दैट्स ग्रेट यार। अच्छा तो ये हमने कंक्लूजन लिखना होगा भैया, इसका आधा एक आधा पौना पाव मार्क वो जरूर होगा, ठीक है ना। पाव और पौना मैं अपनी तरफ से ऐसी मजाक में कह रहा हूँ, मगर कुछ ना कुछ इसके मार्क्स होते हैं। सिंस ARR ऑफ 17.1% इज हायर देन टारगेट रिटर्न ऑफ 15%, फकर जमान लिमिटेड मीट टारगेट रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिटर्न है वो एक्चुअली ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब एक सवाल, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, नोट करें जल्दी से, वेदर ARR इज रिलायबल और नॉट। क्या ARR एक रिलायबल टेक्निक है? अब मैं आपको थोड़ा
मॉडिफाई कर रहा हूँ। पेपर में डायरेक्ट सवाल ये नहीं आएगा ARR के एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, नहीं ये सवाल आना मुश्किल है भाई। बड़े हो गए ना हम यार, बड़े हो गए। नोट कर लिया ना ये आप लोगों ने। अच्छा, अब जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि वेदर ARR टेक्निक इज रिलायबल। इनडायरेक्टली वो पता है क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो पता है क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप जो है वो ARR नहीं, IRR नहीं, IRR अभी पढ़ा नहीं हमने, IRR बाद में पढ़ेंगे। IRR तो चौथी टेक्निक है ना, वो NPV के बाद पढ़ेंगे। ARR के क्या पूछा, जो भी हम ARR चला रहे हैं इसके एडवांटेजेस पूछ रहा है। रिलायबल है, यस। एडवांटेजेस मीन्स बिल्कुल रिलायबल हम कर सकते हैं, या ये कह लें प्रैक्टिकल है या फॉलोएबल है, क्या जो भी आप कह लें। एडवांटेजेस आपको यहाँ पे लिख लेने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम आसान बातें कर लेते हैं ना यार। इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना आसान है, एग्री करेंगे। अभी मैं आपको एनपीवी दिखाऊंगा, IRR दिखाऊंगा, MIRR आगे जाके जब कोर्स एंड होगा तब देखेंगे, तो वहां पे आपको बहुत मजेदार, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। मजेदार टेक्निक्स तो है मगर मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, किसी डॉक्टर इंजीनियर को भी समझ आ जाएगा भाई। प्रॉफिटेबिलिटी समझाना तो कोई मसला नहीं है ना। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, और टाइम सेविंग, यानी कि किसी को जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए। कोई कहता है कि हाँ प्रॉफिट समझ आता है लोगों को, बचपन से पढ़ता है, सेल माइनस कॉस्ट जो है प्रॉफिट होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना भाई। ऐसा है या नहीं है? ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है? और प्रॉफिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेथड। ठीक है जी। अच्छा, डिसएडवांटेज सुन लें। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट नॉट कैश। ठीक है, प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव समझते हैं, दैट इज कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड। ठीक है ना, प्रैक्टिकली इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रैक्टिकली इसको चेंज किया जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, प्रॉफिट सब्जेक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छी बात है तासीर। एक और फायदा भी है, कंसिडर्स ओवर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्ट की टेक्निक ऐसी आएंगी तो पूरी लाइफ को कंसिडर नहीं करती, ओवर इंटायर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, ये पॉइंट भी अच्छा है, क्योंकि अभी पेबैक पे आएंगे तो पेबैक का मसला आएगा। ARR का सबसे बड़ा मसला ये है कि यार प्रॉफिट टिप पे बेस नहीं करता है, कैश पे बेस करता है। और कैश के बारे में लोग कहते हैं कि कैश जो है वो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब सॉरी क्या कहते हैं, एक वो नहीं होता, प्रॉफिट में चेंजेस हो सकती, मैनिपुलेशन हो सकती है। अच्छा, एक और बात, मसला ये है कि आप मुझे बताएं, इसमें एक मसला और भी है, सीरियस मसला है। डिफरेंट बिजनेसेस यूजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एग्री करेंगे? कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करता है और कोई कैपिटलाइज नहीं करता। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों बिजनेस को? जवाब दें।
जवाब दें। Therefore, it is difficult to it may not be comparable. ये बात समझ आ रही है? किसी ने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है और किसी ने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की। अब दोनों एक जैसे थोड़ी हैं। पॉलिसी सेम हो तो कंपेयर कर सकते हैं, मगर एक बात करें, तभी प्रॉब्लम है ना, पॉलिसी तो देखनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी की तो फिर भी मिल जाएगी, मगर प्राइवेट कंपनी की कहाँ से लाओगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां तो प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। और एक और मसला ये, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं? प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता है ये। सर ये आप हमें दे देना पीडीएफ जिसमें हम लिख रहे हैं जिंदगी आसान हो जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट। ये अभी साथ साथ आपने रजिस्टर बनाना है, अपनी हैंड राइटिंग में रजिस्टर बनाना है। मेरी हैंड राइटिंग में आपको वो कंफर्ट नहीं आएगा जो आपकी अपनी हैंड राइटिंग में आएगा। सर हम बाद में कर लेते हैं ना, कोई मसला थोड़ी, अभी लेक्चर ले लेते हैं। सर अभी हम 1.5x पे लेक्चर ले लेते हैं रिकॉर्डिंग वाले हजरात, या 2x पे लेक्चर ले लेते हैं। नोटिंग तो बाद में कर लेंगे। नोटिंग कभी भी नहीं होगी फिर। जब आप नोटिंग कर, पहली बात होगा दिल नहीं, पहली बात होगा टाइम ही नहीं होगा, बिजी लोग है। लेक्चर ले लिया बड़ी बात है, ठीक है। फिर अगर कभी चलो भूले बैठ के आप कभी नोटिंग करने के भी जाओगे तो आपको याद ही नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो गए। फिर राइटिंग भी जाहिर सी वजह इतनी वो इतनी है, ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार हमारी। तो कहने का मतलब है कि बेहतर यही है कि यार आप साथ साथ लेक्चर के साथ देखिए काम कंप्लीट करके जाएंगे। फिजिकल क्लास जैसी क्लास समझे आप। मैं मानता हूँ फिजिकल क्लास वाली फीलिंग नहीं है, ना मेरी शक्ल नजर आ रही है, ना मैं फिजिकली सामने खड़ा हूँ, ना क्लास का कोई एटमॉस्फेयर बन रहा है, ना कोई बराबर में आप दोस्त को कोनी मार के तंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो रहा। मगर बात यह है कि कम से कम पढ़ाई के एंगल से इतना तो कर लें कि चलो रजिस्टर जैसे बनता था, नोटिंग भी साथ साथ होती थी, समझते भी साथ साथ थे, टीचर भी साथ साथ बताता था, हमें टाइम भी देता था टीचर नोट करने का, या हम खुद भी टाइम ले सकते हैं जितना चाहे टाइम ले लें रिकॉर्डिंग वॉच करके। तो प्लीज कोशिश करें यार कि रेप्लिकेट ना करें चीज़ों को। कोशिश करें, ये मतलब ऐसा है कि यार ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ना एंड में जाके हेल्प करेंगी। तो आज साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट करने का टाइम भी देता हूँ, अभी आपने देखा आज के लेक्चर में भी दिया, आगे भी पूरे सेशन में आपको नोट करने का टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और रिकॉर्डिंग वाले हज़ार को तो मसला ही नहीं नोट करने का टाइम का, रिकॉर्डिंग बहुत कर दी, लाइव वाले हज़ार को भी टाइम मिला करेगा। अगर साथ साथ रजिस्टर बनाए प्लीज़ यार, प्लीज़ यार। ये मैं आपको सीधे बताऊँ, ये आपका टाइम बच रहा है। ये आप अगर समझ रहे हैं कि टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना यार, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग नोट करें। मगर बात ये कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेगा, और ये आपको बाद में समझ आएगी जब आप जिस दिन नोटिंग नहीं करेंगे ना, किसी एक दिन आप नोटिंग ना करें और आपने पहले से नोटिंग की हो, तो आपको फर्क समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ना चाहेंगे? नोटिंग हो गई है, मुझे कंफर्म करें यार। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, अक्सर इसमें जजमेंटल में आ जाएगा, ये सब्जेक्टिविटी में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव है इसलिए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अगली टेक्निक पे चलेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एआरआर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। पेपर में आने के चांसेस काफी कम होते हैं इसके यार, क्योंकि बहुत आसान टेक्निक है ना, तो आने के चांसेस कम है। हाँ जी, बाबर आजम, हरदिल अजीज। हरदिल अजीज तो नहीं, कुछ लोग खैर बेचारों को सेल्फिश सेल्फिश बोले होते हैं, बट है बाबर आजम के हम बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान के स्टार हैं। पे बैक पीरियड पे बात करते हुए हम पे बैक टेक्निक पढ़ेंगे बाबर आजम के सवाल के साथ। पे बैक का पहले मतलब समझ लें, व्हाट इज पे बैक। मैं चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लें, मगर पहले ओरली भी कुछ बात कर लेते हैं। पे बैक पीरियड नाम से ही लग रहा है, पे बैक पीरियड क्या शो करेगा जी? आप लोगों को क्या लग रहा है पढ़ के? हम्म, पे बैक पीरियड क्या शो करेगा भैया? बिल्कुल, टाइम टेकन। पीरियड मीन्स टाइम, पीरियड मीन्स टाइम, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कितने अरसे में पैसा वापस आ जाता है। पैसा कितने टाइम में वापस आएगा? अगर आप किसी मेमन दोस्त के साथ बैठेंगे, मेमन न्यू वैसे मैं क्लियर कर दूं, तो मेमन दोस्त के साथ आपने बोला जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, 10 लाख रुपए लगाने हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। सबसे पहला सवाल वो ये करेगा मेमन दोस्त आपका कि यार रिटर्न रिटर्न को छोड़ो, ये बताओ पैसा वापस कब आएगा, ये मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस कब मिलेंगे, पहले मुझे ये बता दो। पहले मैं अपना रिस्क चेक कर लूँ ना भाई, मुझे एक्चुअली पैसे वापस कब मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। तो ये मुझे बताइए, छोटा होना चाहिए कम होना चाहिए? इट शुड बी हायर और इट शुड बी लोअर? इट शुड बी स्मॉल और इट शुड बी हायर? ये आंसर जो है क्या लगता है? पे बैक पीरियड जितना जल्दी हो अच्छी बात है। हालात का भरोसा नहीं है, जल्दी पैसे पकड़ो और अपना रिस्क कवर करो।
जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा यार, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा, फखर अब्बास, इकरा, जमाल, मानूर, खालिद, सभी, हैदर, एच कासमानी, तासीर, दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से आते हैं, क्या कह रहे थे भैया? हाँ, अब हम जल्दी से आते हैं सवाल पे। Babar Azam Limited can invest in any of the four projects below. The company intends to make decision on the base of payback period. Calculate payback period in each of the following case and suggest suitable project on its basis. चार प्रोजेक्ट है ABCD। बहुत पहला आसान सा पहला है, पहले प्रोजेक्ट में 240 मिलियन बाबर आजम ने 24 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। हर साल उनको 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 4 साल तक मिलते रहे। मुझे बता दें, क्या पहले साल पेबैक हो गया? क्या पहले साल सारे पैसे वापस आ गए? नहीं है। क्या सेकेंड ईयर में पेबैक हो गया? नहीं, दोनों सालों को मिला के 160 हुए अभी सर, 240 पूरे नहीं हुए। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हो गया पेबैक, तीसरे साल हो गया पेबैक, ये 3 सालों में पूरे पैसे एक एक रुपया रिकवर हो गया। तो पेबैक पीरियड कितना हुआ? पेबैक पीरियड इज एब्सोल्युटली 3 इयर्स। क्या ये बात समझ आती है? 3 सालों में पैसा रिकवर हो गया हमारा, 3 साल डॉट, 3 साल एग्जैक्ट पेबैक पीरियड है। लॉजिक समझ आ रही है? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, प्रोजेक्ट बी का पेबैक बताएंगे आप जरा। क्या प्रोजेक्ट बी का एक बी का पीरियड पहले साल हो गया? नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड 2 सालों में हो गया? नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड पेबैक पीरियड क्या 3 सालों में हो गया? जल्दी बताएंगे। 3 सालों में तो ये ज्यादा चला गया, 120 प्लस 120 240 हो गया है, और 240 और 200 360 चला गया। हमें तो 300 पे रोकना था, ये 360 पे चला गया, क्या करें? 3 सालों से पहले हुआ है ये, प्रोरेट करने ले, प्रोरेट प्रोपोर्शनल आसान है ना यार, ऐसे ही बता दो। इतनी मैथ्स हमें आती है सर। सर इतना आप हल्का ना ले हमें सर, इतनी मैथ्स हमें आती है। सर 160 120 हो गया, हमरे को तो खाली 60 चाहिए था, इन्होंने तो 120 कमा के दे दिया। ये कैश फ्लो पे बात हो रही है, तो इसका मतलब पे बैक हो गया 2.5 years, 2 years 6 months, 2.5 years विल बी योर पे बैक पीरियड। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, इवनली एज्यूम कर रहे हैं, कुछ क्लियर है बात हमें? हम्म। कंफर्म करें। हम्म। नोट करें। अच्छा ये थर्ड वाले का ट्राई करें आप, चलें थर्ड वाले का आप ट्राई करें, सी का और डी का आप ट्राई करें, मैं बात करते हैं, मैं वो कराता हूँ, सी और डी आप ट्राई करें। ठीक है जी, आंसर आने शुरू हो गया, दैट्स ग्रेट यार। 150 150 120 और 280। तो पहले साल 150 हो गया, फिर 150 मजीद 300 हो गया, 420। पे बैक पहले साल नहीं आया, दूसरे साल भी नहीं आया, 30 साल आ चुका पे बैक, मगर आगे चलेगा। अच्छा अब एक टेक्निक समझ लें प्लीज, पेपर में क्या करना है इसमें आसानी हो जाएगी, टाइमलाइन बना के मैं समझाना चाहूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देख लें प्लीज। अच्छा देखिएगा प्लीज, ईयर 1 में 150, फिर ईयर 2 में मजीद 150, तो ये हो गया 300।
ठीक है, अब आप मुझे बताएं सेकंड थर्ड ईयर में ये 120 कर रहा है मजीद, सही है, यानी कि 420 पे जा रही है ईयर 3 के एंड पे। मगर आपको 420 नहीं चाहिए ना यार, आपको तो मजीद, आपको तो पेबैक का मतलब ब्रेक इवन, ब्रेक ब्रेक बेबैक का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, पेबैक का मतलब है बस पैसे रिकवर हो जाएं, तो 400 पे हो जाएंगे। तो कितना सफर बाकी है, कितना सफर बाकी है, 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ 100 चाहिए, सिर्फ 100 का सफर रह गया। तो 2 साल पूरे, 2 साल पूरे, 100/120, 100/120, 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, 120 में सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए, इसको इस तरह समझ लो, अगर 120 मार्क का पेपर है तो मुझे सिर्फ 100 चाहिए पेबैक करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? 2.86 आ रहा है, 2.83 आ रहा है, 2.83 आ रहा है आशीष, आशीष 2.833 आ रहा है मेरे ख्याल से। और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, 2 years and 10 months, 2 years and 10 months, क्लियर है बात हमें? ठीक है। अच्छा, अब सी के बाद मैं आता हूँ डी के, डी के पेबैक में क्या करेंगे, डी के पेबैक में, अच्छा मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, टेबल बना के भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डी का मैं फॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, पेपर में आप क्या करोगे, देखना प्लीज, ईयर, प्लीज गौर से देखना यार, ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे अगर आप ऑर्गेनाइज अप्रोच चाहते हो। कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, पेबैक पीरियड, तो कैश फ्लोज कितने कितने ईयर जीरो पे कितने कैश फ्लोज हैं, जल्दी जल्दी फाइनल कर लेते हैं। सही है, आपके काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, मैं आई एग्री। 500, 100, 200, 90, 165। 100 के बाद क्या था, 200, 90, 165। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव मींस कंबाइंड, 500। क्यूमुलेटिव 500 माइनस और 100 प्लस है, कितना हो गया, 500 माइनस 100 प्लस है, कितना हो गया, अगेन अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी ओवरऑल नेगेटिव में। मेरी बात समझ आ रही है? पेबैक नहीं आया अभी, आपके 500 नेगेटिव था, 500 का डेफिसिट, अभी 100 रन बने खाली। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है 400 का डेफिसिट है, 400 की ट्रेल है, फिर 200 आ गए, अभी कितना डेफिसिट है, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया। ये क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके, क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके, जो प्रीवियस बैलेंसेस में जो इनफ्लो आया है वो एडजस्ट किया। अब 200 माइनस, 200 माइनस है, यहाँ कितना आएगा, इधर कितना आएगा, अगर मैं टेबल फॉर्म में जाऊँ, टेबुलर फॉर्म में जाऊँ, ऑर्गेनाइज मैनर में जाऊँ, तो 90 और आ गया, 110 हो गया। यहाँ भी पेबैक नहीं आया, इधर भी पेबैक नहीं आया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 55 प्लस हो गया, 55 ऊपर चला गया, तो हमें तो नहीं चाहिए था 55, हमें तो सिर्फ 110 चाहिए था, हमें 165 नहीं चाहिए, ये तो 165 ला के दे रहा है, हमें तो 110 पे हम खुश हो जाएंगे, हमें 110 पे पेबैक आ जाएगा, तो पेबैक कितना हुआ, जवाब दीजिए, पेबैक कितना हुआ, अरे हमारा पेबैक कहाँ हुआ, 3 इयर्स पूरे, थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ईयर्स। और अगर मंथ में जाऊं,
कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? डेसिमल में है या मंथ्स में है? कितने लोगों का ये आंसर खुद से आ गया था पहले से? मेरे लिखने से पहले कितने लोग ये आंसर निकाल चुके हैं? प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, यस लिख दें चैट के थ्रू। मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। एच कासमानी, अक्सा, इकरा, रोहन, फखर, क्लियर है बात हमें? आशीष ठीक है, आशीष 3.6 3.67 चल जाएगा। फखर अब्बास, रोहन ठीक है, क्लियर है। किसी का कोई गलत था तो देख लें यार, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लीजिए प्लीज। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज मैंने जिसका आ भी चुका है मैं कहूंगा फिर भी अपनी टेबल नोट कर लो, ताकि आपको एक पेपर में बदल जाए। पेपर में टेक्निक क्या फॉलो करनी है, टेक्निक क्या फॉलो करनी है, जल्दी से नोट करेंगे यार प्लीज। क्विकली क्विकली नोट करेंगे, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से शाबाश। कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े, नोट करें जल्दी से शाबाश। बेल आउट पेबैक इंडियन कॉन्सेप्ट है, तो बात करते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से नोट। ऐसे चलें यार, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बेल आउट पेबैक। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट एंड कैलकुलेट पेबैक पीरियड। बेल आउट पेबैक पीरियड है। बेल आउट पेबैक पीरियड क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है। हमारी बेल आउट पेबैक पीरियड होता है कि पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट और एट ईच पीरियड। मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरी है हम सारे, अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है 4 साल कंटिन्यू करें? सवाल है मेरा। नहीं अभी नहीं है, बिल्कुल रोहन, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं अभी ना। वर्किंग कैपिटल इसीलिए मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा सवाल मेरा समझिएगा, सुनिएगा। बेल आउट पेबैक पे मेरा सवाल से रिलेटेड मेरा सवाल है, क्या जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट के 4 साल पूरे करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट को बेच के देखें कितने पैसे आ रहे हैं? अगर अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो बस सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। या 2 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं, या 3 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं। तो बेल आउट पेबैक आपको ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये बताता है, हमारी बुक में ही मौजूद है, आपके स्टडी टेक्स्ट में ही मौजूद है, कि वो पेबैक पीरियड है जो टेक इन टू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट एट ईच पीरियड एंड। अगर आपको ईच पीरियड एंड पे एक ऑफर मिले कि आप अपने बिजनेस को बंद करें जाएं ये पैसे लेके, तो क्या हमें ये करना चाहिए? क्या इससे पेबैक आ जाएगा? क्या जल्दी पेबैक आ जाएगा? तो ये हमें जो है यहाँ पे बताता है, ठीक है जी। अब इसको जरा जल्दी से हम एक सवाल के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने गौर से देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा, ठीक है। 3 आपने गौर से देखना और फिर 4 आपका क्विज हो जाएगा। सवाल पढ़ेंगे। मोहम्मद आमिर लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 750,000। 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए मोहम्मद आमिर को। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। एनुअल नेट कैश फ्लो बता दिए 200, 250, 300, 400। नेट कैश इनफ्लो रिजल्टेड फ्रॉम बेल आउट 450, 300, 150, 0। ठीक है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट। ठीक है। और बी में कैलकुलेट बेल आउट पेबैक पीरियड। तो स्टार्ट कर दें। तो अब इस पे जरा टेबल देख लें कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, 4 आपका अभी क्वेज होगा। आपने एयर रखा, आपने कैश फ्लोज रखे, आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज रखे, आपने बेल आउट कैश फ्लोज रखे। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो, मैं किसी वजह से एयर 0 से स्टार्ट नहीं करूँ, एयर 1 से स्टार्ट करूँगा। अच्छा देखिएगा प्लीज, पहले साल कैश फ्लो मिल रहा है 200, गौर से देखिएगा प्लीज। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा जी। तो क्या पहले साल पेबैक आ गया? चेक करते हैं जरा। पहले हमने ईयर लिखे 1 2 3।
ठीक है। कैश फ्लो क्या है, 200, 250, 300, क्यूमुलेटिव हो गया 200, 450, 750। जब बेल आउट कैश फ्लो देखेंगे प्लीज, बेल आउट कैश फ्लो का मतलब है अगर मैं एक पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दूं, पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दूं तो इन्वेस्टमेंट 450 की बिक जाएगी। तो 450 और 200 मैंने अभी तक कमाए, 450 और ऐड करो, क्या पेबैक आ रहा है? क्या पैसे पूरे हो रहे हैं? क्या पैसे वापस मिल रहे हैं? क्या पेबैक हो रहा है? जवाब दें, यस और नो में जवाब दें, कितने का डेफिसिट आ रहा है अभी भी? अगर मैं इन्वेस्टमेंट को पहले साल के आखिर में बेच दूंगा तो 450 भी मिलेंगे और 200 मैंने कमा लिए थे, तो टोटल 650 हो गए, हालांकि मैंने पैसे लगाए थे 750। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसा नहीं करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 650 हो रहे हैं, यानी कि बेल आउट नहीं हुआ, हमने 750 की पैसे लगाए यार। अच्छा, सेकंड ईयर में चेक करें कि अब पेबैक हो गया, कि अब पेबैक हो गया सेकंड ईयर में। 200 और 250, 450 कमा लिए टोटल। पहले साल 200 कमाए थे, सेकंड ईयर 250 कमाए थे, 450 हो गए टोटल यार। 450 टोटल हो गए, और ये भी ऐड करें 750 हो गया। ये मैं ऐसे ही सही कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करके सही कर रहा हूँ कि 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे, जिस तरह यहाँ 200 भी मिलेंगे और 250 भी मिलेंगे, इसी तरह यहाँ 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे। क्या ऐसा होगा? जवाब दीजिए, क्या हम सही लिख रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं 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 नहीं, अगर आप एयर टू पे आ गए हो, ये अब आपको फॉरगॉन करना होगा, ये अब आप भूल जाएं, ये आपको पास्ट हो गया, ये आपको नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी होगा कि 450 का भी बेच दूं और फिर 300 का भी बेच दूं। अबे भाई, एक ही बिजनेस है, क्या बात कर रहे हैं आप? 450 भूल जाइए, 450 फॉरगॉन, 450 पुरानी बातें हो गई। हमने बंदे को कहा यार आपने 450 की बात की थी, अब आप 450 का बिजनेस लीजिए, बोलेगा सर आपका बिजनेस 1 साल पुराना हो गया, आपका प्रोजेक्ट 1 साल पुराना हो गया, आपसे मैंने 1 साल पहले बात की थी, आज 2 साल बाद आप आ रहे हैं, आज मैं आपको 450 नहीं दूंगा, आज मैं आपको खाली 300 दूंगा। तो इसका मतलब बेल आउट का जो कैश फ्लो है वो 750 नहीं 300 ऐड होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आ रही है आपको कि हम 300 पे काम करेंगे? 450 गया, पास, गुजर गया, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो हो गया। ये 450 तो गया, अब इसके बारे में बात नहीं हो सकती। क्या पेबैक आ गया? यस, पेबैक आ गया, 2 years इज द पेबैक पीरियड। बेल आउट से बात करें तो 2 years इज द पेबैक पीरियड, और अगर विदाउट बेल, सॉरी, बेल आउट से बात करें तो 2 years द पेबैक पीरियड। अगर बेल आउट के बगैर बात करें तो कितना आ रहा है? अगर बेल आउट के बगैर बात करें, बेल आउट के बगैर, तो इसको देख लें। अगर बेल आउट के बगैर देखेंगे, यानी कि बेल आउट के कॉलम को मैं साइड में कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं रिमूव कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं इग्नोर कर दूं, 3 करके छोड़ दूं, तो क्या होगा फिर? फिर 3 years होगा। तो बेल आउट से फायदा हुआ? बेल आउट कुछ लॉजिकल बात लग रही है? हाँ, कुछ लॉजिकल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है ना दुनिया में कि हम पे बैक बेल आउट पे काम कर लें, जल्दी बेच जाए प्रोजेक्ट को, बेच के आगे बढ़े? आजकल तो बहुत बिजनेस बिक रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो है वो, बस मैं क्या बोलूँ, हालात की वजह से। तो बेल आउट पीरियड को कंसिडर करेंगे तो 2 साल आएगा, वैसे 3 साल आ रहा है, इसको नोट करेंगे प्लीज, इसको नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई ऑन योर ओन, इट्स योर क्विज। वहाब रियाज को आप खुद सॉल्व करें, वहाब रियाज टैकल हो जाएगा, आपने मोहम्मद आमिर को देख लिया, तो वहाब रियाज क्या चीज है? जल्दी से वहाब रियाज ट्राई करें, ट्राई ऑन योर ओन दिस क्वेश्चन नंबर 4, आई वांट आंसर for this question. Please just note this down. First of all, you are required to note this table. First of all, note this question number 3, and then I am expecting, I would like you to solve question number 4 and tell me what's the right answer. जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें, रिकॉर्डिंग पॉज करके करेंगे, रिकॉर्डिंग वाले सर डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे प्लीज, स्टार्ट। अच्छा जी, आ गया जी, दैट्स गुड यार, काफी लोग आंसर आ गए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चले मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, बेहतरीन हो गया। इरशाद डेसिमल में नहीं आ सकता यार प्लीज। बेल आउट पेबैक का मसला ये है कि ये मैं भी क्लियर करूंगा बात के, डेसिमल में नहीं आ सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो पे बेल आउट पीरियड होता है ना, वो हमेशा बेल आउट का जो ऑफर होता है वो आखिर में ही दिया जाता है ना आपको, लास्ट में दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
अगेन इसी तरह टेबल बनेगा ईयर, कैश फ्लोज। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अभी जफर बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा इसका, आसमानी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, देखा गौर से देखिएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। तो ये कितना हो गया, 300, 400, 400, 400। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया 300, 700। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा पे बैक में। अच्छा, बेल आउट कैश फ्लोज कितने कितने साल के आखिर में, अब आप देख रहे हैं बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है। बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि एंड में प्रोजेक्ट नॉर्मली लाइफ जीरो होती है ना, अक्सर एंड में लाइफ जो है वो जीरो होती है, नहीं एंड में। ठीक है। अच्छा, दोनों को ऐड करके देखेंगे। सॉरी, बेल आउट कैश फ्लो के बाद टोटल कैश फ्लो का कॉलम दिया था, 750 आ गया बेल आउट, बेल आउट। नहीं जी, 1200 रुपये लगाए हैं, ऐसे कैसे आएगा, 1200 रुपये लगाए नहीं आया। 700, 300, 1000 नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है, देख लें दोनों सालों में नहीं आ रहा, मेरी बात समझ आ रही है। 300 और चार, 450, 750 नहीं हुआ, 300 और 400 को ऐड किया, क्यूमुलेटिव हो गया 700। दोनों सालों के मिला के पैसे जो हमने कमाए हैं वो 700 हो गए। ठीक है, बेल आउट 300 है तो 1000 नहीं हुआ। अब आप देखें, अब हो गया बेल आउट 1100, 150, 300, 400, 400, इन तीनों को ऐड किया 1100 हो गया कंबाइंड, 3 सालों का कंबाइंड 1100, और 150 मजीद। तो पेल आउट हो गया नहीं हुआ, जवाब दें। यस। अब बोलेंगे सर नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, हमें तो 1200 करने चाहिए था, ये तो 1250 हो गया। या कोई बात नहीं, खैर हो गई, खैर हो गई, कोई सा मसला नहीं है, कोई सा मसला नहीं है। अब आप बोले नहीं सर इसको डेसिमल में कर, डेसिमल में इसलिए नहीं आ सकता यार, देखें ये जो बेल आउट होता ना, बेल आउट ये हमेशा जो ये फिगर था ना, ये ईयर एंड की फिगर था। देखिए मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आपके पास डेसिमल में नहीं आ सकता। देखें ये जो फिगर है ईयर एंड की है, ये दरमियान की नहीं है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ था ये देखें, ये एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। मेरी बात समझ आ रही, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एट ईच पीरियड एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस हर साल के एंड में देखा जा रहा है सेल करें या ना करें, हर साल के आखिर में देखा जा रहा है, क्लोजिंग के वक्त देखा जा रहा है बिजनेस सेल करें ना करें। हर वक्त बिजनेस के ऊपर सेल का बोर्ड नहीं लगा हुआ, हर वक्त बिजनेस को सेल नहीं किया जा रहा। जो बिजनेस की सेल प्रोसीड दी जाएंगी आपको, वो एंड में दी जाएगी, यानी कि जितना बेल आउट का कैश फ्लो दिया जा रहा है ये आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। जब आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है तो ऑफर आपके पास एंड ऑफ ईयर के अलावा अवेलेबल ही नहीं है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि ये जो है वो नॉर्मल पेबैक से हटके है। मैं मानता हूं कि बिजनेस कभी भी सेल हो सकता है प्रैक्टिकली, मैं मानता हूं कि ऑफर कभी भी आ सकती है, मगर जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है बेल आउट का, वो चूंकि एंड ऑफ ईयर है, इसीलिए हम एंड ऑफ ईयर के अलावा नहीं जा सकते। तो सर ये ऊपर जा रहा है 50 रुपए जाने दे, कोई बात नहीं, बेबैक में ये थोड़ी पैसे कवर करने ना यार, पैसे तो कवर हो गए ना हमारे।
तो सर 2 ईयर्स क्यों नहीं हुआ? 2 ईयर इसलिए नहीं हुआ, 2 ईयर में पैसे पूरे नहीं हुए थे। हमारे पास यहाँ सिर्फ 1000 जमा हुए थे, हालांकि हमें 1200 कवर करने थे। मेरी बात समझ आ रही है? ये यहाँ पे बेल आउट नहीं हो सकता, पे बैक नहीं हो सकता, पे बैक नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे कम जमा हुए ना भाई, पैसे कम जमा हुए। मेरी बात समझ आ रही है? पैसे कम जमा हुए। क्लियर है बात? हमें आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एग्री करेंगे? कितने लोगों का आंसर यही आया एग्जैक्टली? फाइनल मुझे बताएं। 3 ईयर्स आ चुका है, डेसिमल में नहीं है, 3 ईयर्स आ गया था। कितने लोग हैं प्लीज यस करके बताएं ना यार, पार्टिसिपेट करें। हमका पार्टिसिपेशन इन सेशन की जान होता है। फखर अब्बास का आया था, और अक्सा का आ गया, रोहन का आ गया है, तासीर दिया का आ गया है, दैट्स गुड। और 3 ईयर्स, 3 ईयर्स इकरा जमाल का आ गया था, ठीक है, गुड। इरशाद का आ गया था। इसका तो आ रहा है आंसर यार, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह, ठीक है। बाकी लोग भी देख लें। एच कासमानी क्लियर है? अभी क्लियर है? एच कासमानी कंफर्म करें, अभी क्लियर है? कोई सवाल है पूछ लें। डेसिमल में नहीं हो सकता क्योंकि जो फिगर दी हुई है बेल आउट की है, मजबूरन आपको ईयर एंड की दी हुई है। चलो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कर लें। चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। आप इसको नोट करें, नोट कर लें। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करेंगे बात को। ये हो गया नोट? अच्छा एक चीज़ मैं कभी पहले करा देता हूँ, कभी बाद में करा देता हूँ। आप लोगों को पहले करा देता हूँ मैं, चलिए साथ साथ हो जाएगा। लास्ट सेशन में आप लोगों को शायद मैंने अगले लेक्चर में करवाई थी, सेकंड लेक्चर में करवाई थी। आप लोगों को मैं फर्स्ट लेक्चर में ही करवाता हूँ, कोई सा मसला नहीं है। अच्छा ये पे बैक पीरियड में ना कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके भी ज़रा हम नोट कर लेते हैं। तो हाउ इफेक्टिव इज पे बैक पीरियड, यानी कि एडवांटेज का दूसरा नाम फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडवांटेज एडवांटेज समझाने से पहले ना मुझे एक साइड में एग्जांपल भी समझानी है, तो मैंने उसकी भी एक जगह छोड़ी। एडवांटेज क्या है जी? इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, और इट evaluates risk of investment। एग्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है ये पता चलता है, एग्री करेंगे? देखें ना यार, मतलब अगर ज्यादा बड़ा पे बैक है तो इसका मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्या ख्याल है? और अगर कम है तो कम, मतलब कम रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? एक और इसका एडवांटेज बताएं क्या, जो ARR का नुकसान था, जल्दी बताएं इसका एक एक और फायदा क्या है। तो आप भी पार्टिसिपेट करें ना, देखें यार ये टेक्निक पे हमने बात की है तो थोड़ा सा मुझे आपका इनपुट भी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नो नो नो, इट इज बेस्ड ऑन कैश, विच इज मोर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझते हैं? टेंजिबल कैश फ्लो को कंसिडर करता है, बिल्कुल। इट इज बेस्ड ऑन कैश, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नेट कैश फ्लोज पे बेस करता है। ये बात समझ आ रही है? नुकसान क्या है इसका?
सब्जेक्टिव नहीं है बिल्कुल। नुकसान क्या है इसका? इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच कैन बी कैटर्ड इन डिस्काउंटेड पेबैक। एक डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक होती है, उसमें कैटर हो जाता है। ठीक है ना, विच कैन बी कैटर्ड इन डिस्काउंटेड पेबैक। अब यार सुनिएगा भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल अक्सर से बात करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक में इन्वेस्टमेंट चाहिए 1000, दूसरे दूसरे में चाहिए लेट से 500। ठीक है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। नेट कैश फ्लो आ रहे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 200, 300। ठीक है, गौर से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं इस पे। सेकेंड ईयर में आ रहे हैं। मुझे बताएं किसका पहले वाले का पेबैक कितना है? पहले वाले का पेबैक कितना है? जल्दी जल्दी बता दें, पहले वाले का। फर्स्ट का पेबैक नहीं है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी तरफ से गलती है, सॉरी। पहले वाले का पेबैक कितना है? अब बताएं, जवाब दें। और सेकंड वाले का? सेकंड वाले का? मगर मुझे बताएं ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है वैसे, आपस की बात है। जल्दी बताइए, ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, बताएं सोच के। ऑब्वियसली, क्यों? क्यों? क्योंकि यार नहीं, फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि आप बाद में देखें ना कैश फ्लो कितने बारी बारी आ रहे हैं। ये तो पेबैक के बाद बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। तो एक बड़ा मसला पेबैक पीरियड के साथ ये है कि इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड। दैट इज नॉट कंसिडर्ड इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मैं आपको जैस की बात बताऊं, सुनिएगा, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्या लगता है इन्होंने पैसे शुरू से पहले दिन से बनाने शुरू कर दिए क्या? क्या पहले दिन से पैसे बनाने शुरू कर दिए? जवाब दे मुझे। हम्म। नहीं यार, बड़ी मेहनत हुई है पता है। एक जमाना था, आपको पता, आप बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अर्ली 2000 की, जब टेली कम्युनिकेशन का नया नया दौर शुरू हुआ था। कितनी कंपनियां तो आगे चले गई लॉस की वजह से। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, एक कंपनी थी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इंस्टाफोन। एक कंपनी थी इंस्टाफोन, मेरे घर के थोड़ा सा करीब, मतलब ज्यादा दूर नहीं।
जो है वो साहब रहते थे जिनकी इंस्टा फोन थी, नाम सुने आपने? नहीं सुना होगा। ये कंपनी आई, इसका फोन जो 0320 है ना, ये इनका नंबर होता था। 0321 तो वारिद बाद में मिला है, मगर वारिद के आने से पहले 0320 जो है ना, वो इंस्टा फोन का नंबर होता था। काफी लोगों ने इस्तेमाल किया। ये बहुत पुराने दौर की बात है ना, जब नोकिया 3310 और नोकिया के नए नए बड़े बड़े फोन आते थे ना, कीपैड वाले, उस वक्त की मैं बता रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल पाकटेल है, बिल्कुल। पाकटेल का नाम सुना है आपने? पाकटेल का नाम ही नहीं सुना होगा। जो पाकटेल कंपनी थी, इंस्टा फोन बिल्कुल वैनिश हो गई, रॉन्ग, ये चले गई। जैज ने बड़ा यार मतलब मेहनत की है, बड़े लॉसेस बर्दाश्त किए। 25-25 रुपए की कॉलें होती थी यार, एक जमाने में 2,500 रुपए की सिम होती थी, 5,000 रुपए की सिम होती थी। सेट बहुत महंगे महंगे होते थे। उस वक्त लोग पूछते नहीं थे, उस वक्त ये नुकसान भी चलते थे। तो शुरू में इन्होंने ना इतने पैसे नहीं कमाए यार। इसी तरह पाकटेल एक कंपनी थी, आई डोंट नो, नाम सुना है पाकटेल का आपने? इसका नंबर होता था 0303। ठीक है, ये पाकटेल अब आज बन गई है जोंग। ये पाकटेल जो है ना, फिर ये पाकिस्तानी कंपनी थी, मगर इसको बाद में जोंग चाइनीज कंपनी ने एक्वायर किया। और कोड भी चेंज हो गया, 0303 से ये कोड हो गया 0313। मैं पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, आपने। नहीं नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है कि आप पैदा नहीं होंगे। ये बिल्कुल आपके बचपन की बातें, ये आपके वाले साहब को पता होंगी, और जो लोग मतलब मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे शुरू में, उनको पता होगी ये बात। तो कहने का मतलब है कि यार अब ऐसा बिजनेस तो आहिस्ता 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 ग्रो करते हैं ना, वन फाइन मॉर्निंग तो नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि यार, आप मुझे बताएं फिर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है, उनका ग्राफ कैसा है? ए बी है, अगर इस तरह के सवाल, अब ये तो बी, तो ए तो बेचारा डाउनवर्ड है, ये तो ए की तो लग रहा है डेथ होने वाली है। ए की तो डेथ होने वाली है ऐसा लग रहा है। कुछ बिजनेस होते हैं ना जो आते बड़े धमाके से हैं और फिर वो जाते भी जल्दी है। नहीं, कुछ बिजनेस होते हैं जो आते तो बहुत तेजी से हैं, वो भाई जबरदस्त, मगर फिर क्या होता है कि उनका एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका तो मुझे लग रहा है एक एक चीज होती है, C53 में मैं पढ़ाता हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता नहीं C53 तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो लोग MFA पढ़ते हैं उनको ये बात पता है। 0303 ना पहले मोबिलिंग हुआ था, पहले जोंग होता था पहले। तो बाद में जब ये जोंग हुआ ना, तो इन्होंने 0313 कर दिया इसको बाद में। खैर, तो आपने लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जिनको आइडिया, जो लोग C53 में पढ़ेंगे, भाई इसकी तो लाइफ साइकिल मुझे गिरती नजर आ रही है, तो डिक्लाइन पे जा रहा है, तो प्रोडक्ट बन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और ये लग रहा है ग्रोथ वाला प्रोडक्ट, इसने पेस पकड़ लिया, अभी आगे जाएगा। तो यार कहने का मतलब है कि ये जो कैश पेबैक पीरियड है, ये आगे वाले कैश को कंसिडर ही नहीं कर रहा। पेबैक पीरियड तो आपको रोक रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इट इग्नोर्स टाइम कैश फ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड। एक और मसला सुन लें। अब मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, और से देखिएगा। ए और बी कलर चेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों की। मुझे बताएं दोनों का पेबैक क्या आ रहा है? दोनों का पेबैक क्या आ रहा है? जल्दी देखें, दोनों का पेबैक क्या आ रहा है? 3 ईयर्स आ रहे हैं दोनों का, चेक करें। मगर मुझे बताएं दोनों एक जैसे प्रोजेक्ट हैं, फिर भी आप प्रायोरिटी किसको देंगे पहले बताएं। प्रायोरिटी किसको देंगे, जल्दी जल्दी बताएं। ए को बी को, जल्दी बताएं, ए को प्रायोरिटी देंगे या बी को प्रायोरिटी देंगे, जवाब दें। ए को क्यों, कौन क्यों प्रायोरिटी दोगे यार? नहीं, मेरे ख्याल से तो यार आपको ना बी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी में। क्या ख्याल है? शुरू के सालों में ज्यादा पैसे एक्सपेक्टेड होता है ना, ये तो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि शुरू में ज्यादा पैसे उठा लो। कल किसने देखा है, अगला साल किसने देखा है, उसका अगला साल किसने देखा है? हालात का कोई भरोसा नहीं, इन्फ्लेशन रेट का कोई भरोसा नहीं, डॉलर रेट का कोई भरोसा नहीं, मुल्क के हालात का भरोसा नहीं। क्या कहते हो? नहीं समझे? प्रैक्टिकली भी देखे ना, हम तो अपना रिस्क कवर करना चाहते हैं ना। तो कहाँ रिस्क ज्यादा, इवन तो दोनों नटशेल में आंसर सेम है, पैसे वापस मिलेंगे, वो मसला नहीं है।
मगर जहां पैसे जल्दी वापस मिले वो एक लग्जरी नहीं है यार आज के दौर में। पैसे कम लगे वो बात सही है, मगर बात ये पैसे तो वापस मिल रहे हैं, चाहे मेरे 300 लगे हो 500 लगे हो, मुझे ये टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो मुझे पूरे मिलेंगे, रिलायबल लोग हैं, दोनों बंदे रिलायबल हैं। तो वो मसला नहीं है कि कम पैसे लगाऊंगा तो कम पैसे डूबेंगे, ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे डूबेंगे, नहीं। मसला ये कि पैसे जल्दी वापस कब मिलेंगे। तो हमें तो कोशिश करनी है जितना जल्द से जल्द पैसे मिले। प्रोजेक्ट विद सेम पे बैक मे हैव डिफरेंट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, एग्री करेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जो कैश फ्लो की टाइमिंग है वो भी तो इग्नोर हो रही है, विच इज नॉट कंसिडर्ड इन पे बैक पीरियड। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है बात यहाँ तक? आर वी क्लियर एट दिस पॉइंट? नहीं देखें, क्या दोनों की टाइमिंग सेम है? प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा पैसा आपने 90% पैसा शुरू में उठा लिया। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, देखो अमाउंट तो इरेलीवेंट हो गया ना, जब हम पेबैक की बात करते हैं अमाउंट इसलिए रेलेवेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमें पैसे तो वापस मिल ही रहे हैं। आशीष ये बात समझ आ रही है, पैसे तो वापस मिलेंगे ना, पेबैक तो आ रहा है। हाँ पेबैक ही नहीं आ रहा होता तो फिर डर होता। हम ये नहीं कह रहे पार्टी खुदा ना खासा फ्रॉड कर जाएगी, चीट कर जाएगी, पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बात ये कि यहाँ 90% पैसा रिकवर हो गया शुरू के 2 सालों में, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 33% पैसा रिकवर हुआ है शुरू के 2 सालों में। तो एक कैश फ्लो वाइज देखो ना, प्रैक्टिकली भी मुझे बताओ ना, एक फर्म आपको स्टेपेंड दे हर महीने, और फर्म आपको बोले नहीं यार एक काम करते हैं आपको स्टेपेंड ना पूरे 12 महीने के एक साथ देंगे। जो लोग बेचारे प्रोबेशन में होते हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है, 3 महीने तक स्टेपेंड नहीं मिलती, ऐसा है नहीं है? मुझे बताओ। ऐसा नहीं है फर्म पैसे खा जाती है, पैसे देती है फर्म, मगर फर्म क्या करती है, रोक देती है पैसे, एक साथ 3 महीने के पैसे देती है। तो जब एक साथ 3 महीने के पैसे मिलते हैं तो फिर आपको थोड़ा अफसोस भी होता है ना यार, ये नहीं होता मुझे बताओ, या खुश होते हो कि चलो यार इकट्ठे पैसे मिल गए, कोई बात नहीं फर्म रख लो पैसे, 3 महीने 6 महीने के साथ दे देना, रखो और रखो पैसे। आप बोलोगे ओ भाई पैसे दो यार, खर्चे हर महीने करने हैं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर क्या कहूँ, समझाने के लिए देनी पड़ती है कई बार। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि यहाँ जो है ना, फर्म ने तुम्हारे पैसे रोक लिए। फर्म कह रही है 30 साल ले लो पैसे, पहले साल भी फर्म ने पैसे नहीं दिए, सेकंड ईयर भी पैसे नहीं दिए, थर्ड ईयर फर्म ने दबा के पैसे दे दिए, पिछले सालों के पैसे दे रही है। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? अभी समझ आई? हाँ क्या नाम है, बाकी लोगों को समझ आई? क्या नाम है, रोहन क्लियर हुई बात? रऊफ क्लियर हुई? नहीं सॉरी, अक्सर क्या नाम है, ये इरशाद क्लियर हुई, सॉरी एच कासवानी क्लियर है बात? कि शुरू में अगर फर्म आपके पैसे रोक रही है तो, और बाद में पैसे दे रही है, तो पैसे तो मिल रहे हैं, मगर भाई बेटा नहीं था कि शुरू में फर्म बोलती लो बेटा पैसे लो, अभी बहुत पैसे लो, वो टेंशन ही नहीं है, आखिर में भले पैसे रोक लो हम कहेंगे। खैर, अच्छा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने ये नोट कर लिया, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा ना साथ साथ कवर करना होगा, और हमें सिनेरियो से भी कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी। ऊपर वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट ए बेहतर इसलिए था, ए बेहतर नहीं था ना, उसमें भी बी बेहतर था। इसमें मेरे हिसाब से बी बेहतर था, वैसे तो ए इसलिए बेहतर था क्योंकि पेबैक छोटा है, पेबैक की बेस पे ए बेहतर था, पेबैक छोटा है ना, पेबैक छोटा होना अच्छी बात है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि यार पेबैक के हिसाब से तो ए अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली देखें तो बी अच्छा है। जो मैं जैज की एग्जांपल दी, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तो बाद में पैसे कमाते हैं, शुरू में तो पैसे कमाते हैं, शुरू में तो जेब से पैसे लगाते हैं। सुना है ना, बिजनेस बनाने के लिए आपको शुरू में जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो पेबैक तो उल्टी बात करे, पेबैक तो कह रहे हैं ए पे चले जाओ, पेबैक तो आपको कहता है बस इसको देख के फैसला करो। आशीष बात समझ आ रही है? पेबैक की बेस पे आप शायद ए पे चले जाओ, मगर मैं अभी प्रीवियस एग्जांपल पे आ गया हूँ। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मेरा आपका बिजनेस हो तो शायद हमें टेंशन इससे नहीं होगी, हमें टेंशन इससे होगी कि यार ये तो डिक्लाइन पे जा रहा है, हमें तो लगेगा नहीं यार ये अच्छा है कि ये चलो ग्रोथ पे जा रहा है। तो पेबैक हमें वो डिसीजन नहीं दे रहा जो हमारा होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है हेडिंग में, क्या है ऊपर हेडिंग आई है देखो, डिसएडवांटेजेस। ठीक है ना? तो पेबैक कुछ और कह रहे हैं और एक्चुअली अच्छी चीज कुछ और है। जब भी हम इसको लिमिटेशन में लिख रहे हैं, डिसएडवांटेज कह लो या लिमिटेशन कह दो। क्लियर हुई बात हमें? चलो जी, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, 1:30 बजे नमाज है, 1:23 हो गए। और कल फिर एनपीवी आईएनआर पे टाइम वाले 1 स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताएं क्या ये बातें समझ आ रही हैं, क्या हमारी अप्रोच क्लियर हो रही है? टू वे अप्रोच है जी, बहुत सारी जगहों में आपको ये पूरे सेशन में इंश्योर होगा कि मैं आपसे काम ज्यादा कराऊं।
जहाँ मैं मुझे जरूरत होगी मैं करा दूंगा आपको काम, उसके बाद मैं आपको डेलीगेट कर दूंगा। जैसे आज भी आपको मैंने पे बैक में डेलीगेट किया, बेल आउट में डेलीगेट किया, ARR में डेलीगेट किया। ठीक है जी, इंशाल्लाह यही अप्रोच रहेगी। और भी यार आपके कोई दोस्त वगैरह इंटरेस्टेड हो BFD में, तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके वजह से किसी को फायदा हो जाए और उसको भी समझ आना शुरू किया। ठीक है, चलें यार, यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल कोशिश करेंगे 11:15 बजे स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।